जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सिविक्स का चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आज अपन शुरू कर रहे हैं। देखो, इससे पहले अपन ने सोशल डिफरेंसेस की बात की है और एक अंडरस्टैंडिंग अपनी ये डेवलप हुई थी कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में अगर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेंजरस हो। इनफैक्ट कंक्लूजन ये था कि ये किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है कि पॉलिटिक्स में सोशल डिफरेंसेस की बात की जाए। Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system। और आज इस चैप्टर में ऐसे ही 3 सोशल डिफरेंसेस के बारे में अपन बात करेंगे। देखेंगे कि पॉलिटिक्स का इनमें क्या रोल है और पॉलिटिक्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है इन तीनों सोशल डिफरेंसेस को। 3 सोशल डिफरेंसेस, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखो, सबसे पहला है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन या जेंडर डिफरेंस, इट इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। एक तो सदियों से चला आ रहा है, हायरार्कियल है और ऑलमोस्ट हर जगह पे देखने को मिलता है। हर एक कंट्री में, हर एक कम्युनिटी में ये डिफरेंस देखने को मिलता है, बट इट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इसकी बात बेहद कम होती है, रेयरली रिकॉग्निशन मिलता है इसको। इनफैक्ट पुराने टाइम पे तो बातचीत होती ही नहीं थी, अब ऑफ लेट आके बातचीत होने लगी है। ये क्यों हुआ? क्यों जेंडर डिवीजन के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई पॉलिटिक्स में? उसका रीज़न ये है कि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। लोग ये मानते थे कि ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि औरतें वीक होती हैं और मैन स्ट्रांग होता है, तो ये नेचुरल जेंडर डिवीजन है। और लोगों का ये भी मानना था कि ये अनचेंजेबल है, इसको बदला नहीं जा सकता। जब भगवान ने क्रिएट किया तो कैसे बदल सकते हैं? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल हुए, ज्ञान बढ़ा, तो लोगों को ये समझ में आया कि ये जो जेंडर डिवीजन है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन, ये समझ में आने लगा लोगों को कि ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये क्या है? इट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। ये जो हमारे सोशल कंडीशनिंग की गई, ये जो हमारी रूढ़िवादिता है, इसके चलते जेंडर डिवीजन क्रिएट हुआ है। ऊपर वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई वीक है कोई स्ट्रांग है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि सोशल कंडीशनिंग की जाती है। बचपन से बच्चों को नोइंगली या अननोइंगली इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि लड़की बड़ी होगी तो घर का काम करेगी, बच्चे पैदा करेगी, लड़का बड़ा होगा तो बाहर का काम करेगा। बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। आसपास देखो अपने, यही सोशल कंडीशनिंग है कि लड़का बाहर का काम करेगा, लड़की घर का काम करेगी। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ दिखती है? ये दिखती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक ऐसा सिस्टम, डेफिनेशन देखो, इन विच जहां ये बिलीव किया जाए कि घर के अंदर का जितना भी काम है वो या तो विमेन करेगी या विमेन किसी डोमेस्टिक हेल्पर से करवाएगी। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ऐसा सिस्टम जो ये कहता है कि विमेन का काम है घर के अंदर का सारा काम, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, टेलरिंग, और मैन का काम है घर के बाहर काम करना। बट ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। ऐसा तो नहीं है, इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। ऐसा नहीं है कि आदमी घर का काम नहीं कर सकता। पेड जॉब्स में अगर देखो तो ज्यादातर कुक शेफ लोग कौन होते हैं? मेल होते हैं। मास्टर शेफ इंडिया चल रहा है, 2 मेल जज हैं उसमें, 1 फीमेल है। अपने आसपास कॉलोनी में देखो, ज्यादातर टेलर कौन होते हैं? मेल होते हैं। तो ये ट्रू नहीं है कि आदमी घर का काम नहीं कर सकता, और ये भी ट्रू नहीं है कि विमेन जो है वो बाहर का काम नहीं कर सकती। गांव में जाओ, खेत खलिहानों में औरतें काम कर रही होती हैं। शहर में देखो, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर्स, कॉरपोरेट वर्ल्ड में औरतें खूब सारा काम कर रही हैं। तो ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ये दिखाती है हमें कि हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग इस तरह से की जा रही है कि लड़कों का काम बाहर का, लड़कियों का काम अंदर का। बट ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। और इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के चलते द विमेन्स वर्क इज नॉट वैल्यूड, इट डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में ही देख लो,
क्योंकि पापा बाहर नौकरी करते हैं, पापा घर के लिए पैसा कमा के लाते हैं, तो उनके काम की वैल्यू है। माँ घर का काम कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके बदले में पेमेंट नहीं मिलता, तो हम माँ के काम को काम समझते ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट द रोल ऑफ वुमेन इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज, कि औरतों का रोल बहुत ही कम रह गया है। ओपिनियन लेते ही नहीं है हम। पॉलिटिक्स में कौन पूछ रहा है औरतों को? घर में ही देख लो, घर में भी कितनी सारी चीजें होती हैं जिनमें औरत का ओपिनियन लिया जाता है। ज्यादातर चीजें जो मेल मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ये जो रिडक्शन ऑफ रोल है विमेन का इन पब्लिक लाइफ, इसकी बातचीत होने लगी पॉलिटिक्स में। द जेंडर इश्यूज वर रेज्ड इन पॉलिटिक्स, और जब इनकी पॉलिटिक्स में बातचीत होने लगी तो विमेन्स ने ग्रुप्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एजिटेशंस किए इक्वल राइट्स के लिए। विमेन्स ने कहा कि भाई हमें इक्वल राइट्स दो, हमें राइट टू वोट दो, हमें पर्सनल स्पेस में इक्वालिटी दो, हमें प्रोफेशनल स्पेस में इक्वालिटी दो। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चले और इन मूवमेंट्स को बोला जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट कोई भी आदमी या औरत जो ये बिलीव करता है कि हर एक औरत के लिए, हर एक आदमी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। जो आदमी और औरत की इक्वलिटी में बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए और इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ? इट लेड टू इम्प्रूव्ड विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। विमेन्स का जो रोल है पब्लिक लाइफ में अब इंप्रूव हुआ है। अब उतनी बुरी या उतनी खराब कंडीशन नहीं है जितना आज से 100 साल पहले हुआ करती थी। आजकल विमेन हर स्फीयर में, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, आर्मी में हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी कुछ है। इनफैक्ट जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। हालांकि इंडिया की हालत अभी भी खराब है। क्यों? इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का सिंपल सा मतलब है रूल बाय फादर। एक ऐसी सोसाइटी जो ये बिलीव करती है कि मेन ज़्यादा पावरफुल हैं विमेन के कंपैरिजन में, जो ये बिलीव करती है कि आदमी की ज़्यादा वैल्यू है इन कंपैरिजन टू विमेन, ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं पैट्रियार्की या पैट्रियार्कल सोसाइटी। डेफिनेशन देखो, पैट्रियार्की लिटरली रूल बाय फादर। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम मोर पावर ओवर विमेन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स देखो। पहला फैक्ट, लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो विमेन की लिटरेसी रेट है सिर्फ 54%। ओनली 54% विमेन आर लिटरेट। मैन में यही लिटरेसी रेट बढ़ के हो जाती है 76%। इसका रीजन क्या है? इसका एक रीजन ये है कि स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स गो टू हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में बहुत कम लड़कियां जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ड्रॉप आउट करने के लिए फोर्स कर दिया जाता है। जहां रिसोर्सेज की कमी होती है, जहां पैसे की कमी होती है, वहां पेरेंट्स मेल चाइल्ड को एजुकेट करने की प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं। फीमेल को 10वीं करवाओ, शादी करवा दो, वो मेंटल सेटअप है हमारा। तो लिटरेसी रेट बेहद कम है विमेन में। दूसरा, जहाँ पे हाई पेड जॉब्स हैं, इन हाई पेड जॉब्स में, वैल्यूड जॉब्स में विमेन का जो नंबर है वो बहुत छोटा है। बहुत कम औरतें हैं जो कि हाई पेड जॉब्स में काम कर रही हैं। जबकि फैक्ट ये है कि ऑन एन एवरेज एंड इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे, कि एक आदमी के कंपैरिजन में एक औरत 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। बट क्योंकि उसका काम जो वो पेड नहीं है, इसलिए उस काम की वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, इक्वल वेजेस एक्ट ऑफ 1976। ये एक्ट क्या कहता है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। द इक्वल वेजेस एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। बट 1976 में ये एक्ट आ गया, उसके बावजूद भी आज तक भी 2022 तक भी ज़्यादातर स्फीयर्स में सेम काम के लिए आदमी को ज़्यादा सैलरी मिलती है, औरत को कम मिलती है। इनफैक्ट अभी तुमने पढ़ा हो तो बीसीसीआई ने 2022 में आके सैलरी इक्वल किया मेल और फीमेल क्रिकेटर्स की, नहीं तो पहले फीमेल्स की कम होती थी।
सोचो कितना हालत खराब है। चौथी चीज क्या है, पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ पे वंश वाला कॉन्सेप्ट है कि वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, तो इसलिए पेरेंट्स प्रेफर करते हैं सन्स को कि बेटा पैदा हो। बेटी जब पेट में होती है तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, इसको बोलते हैं सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है इसके चलते जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सिर्फ 919 रह गया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ के 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। हमारे यहाँ पे सिर्फ कितनी है, 919। इसके अलावा पांचवी चीज़ ये और कि औरतों के साथ में हैरेसमेंट होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ में वायलेंस किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के, डोमेस्टिक अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अर्बन स्पेसेस में भी उनको हरेस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि आज भी विमेंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। इन चारों पांचों पॉइंट्स को अगर बहुत शॉर्ट में देखना हो तो पहला पॉइंट अपन कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट इन विमेन इज वेरी लो, सिर्फ 54% है, जहां मेन में कितनी 76%। दूसरा अपन कह रहे हैं कि इक्वल वेजेस एक्ट है तो सही 1976 में, जो ये कहता है कि सेम काम के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए आदमी और औरत को, लेकिन उसके बावजूद भी इक्वल पेमेंट मिलता नहीं है। तीसरी चीज अपन क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, जिसके चलते क्या होता है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। और चौथी चीज अपन बोल रहे हैं कि विमेन जो है उनके साथ, उनको हैरेस किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ में वायलेंस और अब्यूज़ के केसेस किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है विमेंस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देके। विमेंस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दें, उन्हें हम पावर दें, तो उनको बहुत इजीली एम्पावर किया जा सकता है। बट हालत बड़ी खराब है इंडिया में। अगर देखोगे तो विमेन लेजिस्लेचर्स की बात करें तो वो नंबर बहुत लो है। जैसे 2019 की लोकसभा में सिर्फ 14.36% विमेन कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ 14.36% विमेन लेजिस्लेचर में बैठी हुई हैं, बाकी सब मैन हैं। स्टेट असेंबलीज की बात करें, अलग अलग स्टेट में हालांकि नंबर अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लेस देन 5% है। इंडिया की हालत इतनी खराब है कि जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका मतलब जो कि बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां की भी कुछ कंट्रीज से हमारा इंडिया पीछे है। तो इस विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक इट लीगली बाइंडिंग। लॉ बना दो कि भाई कम से कम इतनी औरतें तो चुन के आनी चाहिए। जैसे पंचायती राज में किया अपन ने कि 1/3 सीट्स लोकल बॉडीज में, पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्व्ड है फॉर विमेन। और इसके चलते क्या हुआ है कि मोर देन 10 लाख इलेक्टेड विमेन आज अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज में मेंबर्स हैं। इसके रिगार्डिंग एक बिल पेश किया गया था लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कई 10-15 साल पहले, लेकिन अब तक उसको क्लियर नहीं किया गया। क्लियर करेंगे भी क्यों, कौन पॉलिटिकल मेल चाहता है कि उसकी कुर्सी किसी औरत को चली जाए, तो नहीं करते। आगे देखो, अगला है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखो जेंडर डिवीजन अभी अपन पढ़ रहे हैं, जेंडर डिवीजन एक तो एवरीवेयर यूनिवर्सल है, रिलीजियस डिवीजन उतना यूनिवर्सल नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया स्पेशल केस है, इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन मिलता है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी यूनिवर्सल नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पॉलिटिक्स में रिलीजियस डाइवर्सिटी का, रिलीजन का हमेशा से बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं अपन, रिलीजन पहली चीज होती है जिस पे पॉलिटिक्स सबसे पहले हिट करती है। अच्छा, कुछ देखो केसेस देखो कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग कभी रहे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी खुद कहते थे, यूज्ड टू से, कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। बट यहाँ उनका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म की बात कर रहे हो, हिंदुइज्म या इस्लाम की बात कर रहे हैं। गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि रिलीजन की जो भी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और जो भी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए हमें, और उनको यूज़ करके पॉलिटिक्स को गाइड करना चाहिए। दूसरा, जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि कम्युनल राइट्स के ज़्यादातर विक्टिम्स
रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैव आर्ग्यूड दैट द मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। जैसे अपन इंडिया की बात करें, रिलीजियस मेजॉरिटी यहाँ पे कौन है? हिंदू लोग। बाकी सारे धर्म के लोग क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ये कहते हैं कि जब जब कम्युनल राइट्स हुए हैं, कम्युनल राइट्स का जो नुकसान है या उसके जो विक्टिम्स हैं वो ज़्यादातर कौन रहते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटीज़। विमेन मूवमेंट जितने भी होते हैं, विमेन मूवमेंट ये कहते हैं कि ये जो फैमिली लॉज हैं, फैमिली लॉज का मतलब शादी से, अडॉप्शन से, डिवोर्स से, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको बोलते हैं फैमिली लॉज। ये जो फैमिली लॉज हैं वो हर एक धर्म के विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, विमेन के अगेंस्ट में भेदभाव करते हैं। तुमने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, आजकल बहुत डिबेट चलती है इस पे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली यही करना चाहता है कि फैमिली लॉज को बराबर करना चाहता है। जैसे अभी भी शरीयत लॉ चलता है इंडिया में मुसलमानों के लिए, वो लोग 4 शादियां कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हटाया ट्रिपल तलाक, नहीं अब तक तो ये था कि 3 बार तलाक बोल दो तो डिवोर्स हो जाता था। तो बेसिकली विमेन से डिमांड करती हैं कि सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए, फैमिली लॉज होनी चाहिए। अपनी मनमर्जी से कभी भी कोई डिवोर्स दे दे, अपनी मनमर्जी जो चाहे जैसे चाहे वैसे अडॉप्शन कर ले, वैसे शादी कर ले, वो नहीं होना चाहिए। तो फैमिली लॉज आर दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। हर एक कंट्री में धर्म के हिसाब से अपने अपने फैमिली लॉज होते हैं। अपने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली रही है। चलो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है इन तीनों चारों चीज़ों का। कंक्लूजन ये है, पहली बात तो ये कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज, रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस आइडियल्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को गाइड करने में रिलीजियस वैल्यूज और रिलीजियस आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा, इतना फ्रीडम होना चाहिए कि पीपल, रिलीजियस कम्युनिटी, किसी भी धर्म के लोग इजीली, आराम से, खुल के अपने नीड को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर पाएं, डरे नहीं। तीसरा, गवर्नमेंट को भी इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कभी कभार रेगुलेट कर पाए रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। फॉर एग्जांपल, शरीयत लॉ चलता है जहाँ पे अपने मुसलमानों की शादी करने के, डिवोर्स देने के अपने अपने तरीके हैं। अब अगर औरतें ये कह रही हैं कि यार ये हमारे लिए गलत है, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, यूनिफॉर्म फैमिली लॉज होने चाहिए, तो गवर्नमेंट को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सके और उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो कि भेदभाव करती हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेट करती हैं, उनको बदल सके। चौथा, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये तब तक गलत नहीं है जब तक कि ये हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सरकार किसी एक धर्म को प्रेफर करने लग जाए और फिर पॉलिटिकली इंटरफेयर करे तो गलत बात है। लेकिन जब तक सभी धर्मों को समान समझा जा रहा है और इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर चलते हुए सरकार काम कर रही है तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गलत नहीं है। आगे देखो, कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनल पॉलिटिक्स का बेस ये है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, के किसी भी समुदाय का रिलीजन जो है वो बेस है। कम्युनल आदमी कौन है? कम्युनल आदमी वो है जो ये कह रहा है कि भैया एक धर्म के लोगों के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो सेम होंगे, अगर कोई भी डिफरेंस है तो वो इररेलेवेंट है, उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने भी हिंदू हैं उनके जो भी इंटरेस्ट हैं वो सब सेम होंगे, और कोई अगर डिफरेंस है भी तो उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये कम्युनल लोग वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन, ऐसे लोग जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी, कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। मतलब एक समाज में अगर हिंदू मुसलमान साथ साथ में रह रहे हैं तो कम्युनल आदमी क्या कहेगा कि इन दोनों के इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और जब ये एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है कम्युनल, तब क्या होता है कि ये माना जाता है दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स। जैसे पाकिस्तान में हुआ, कम्युनलिज्म के चलते हुए इस्लाम को वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, नेशनल रिलीजन बना दिया, और अब जो बाकी धर्म के लोग हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। तो जब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म हो जाए उसका मतलब ये है कि लोग
एक धर्म के जो हैं वो सुपीरियर हैं और बाकी धर्म के लोग क्या हैं, इन्फीरियर हैं, उनसे नीचे हैं। तो कम्युनल माइंड के 3 एस्पेक्ट्स बता रहे हैं अपन कि एक तो कम्युनल आदमी क्या कहेगा कि जितने भी एक रिलीजन के लोग हैं उन सब के इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, सेम है। उन सब के इंटरेस्ट क्या है, सेम है। अगर कोई भेदभाव, कोई डिफरेंस है भी, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको डिफरेंशिएट करती भी है, तो वो इररेलेवेंट है, उस पर बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये क्या कहता है कि अलग अलग धर्म के लोग एक सोशल कम्युनिटी में रह ही नहीं सकते। और तीसरा, एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनलिज्म जब एग्जिस्ट करता है तो क्या कहता है कि भाई साहब इक्वल सिटीजन्स भी नहीं है। एक धर्म कोई ऐसा होगा जिसके लोग सुपीरियर हैं और बाकी धर्म के लोग कैसे होंगे, इन्फीरियर होंगे। ये प्रॉब्लमेटिक बात है। कम्युनल आदमी रिलीजन को बेस देखता है नेशन का। कम्युनल आदमी क्या कहेगा कि नेशन का बेस क्या होना चाहिए, धर्म। कम्युनल आदमी क्या होगा, जो कि एक्सक्लूसिव और पार्टीशन टर्म्स में बातचीत करेगा, जो पॉलिटिक्स में इस तरह से ऑपरेट करेगा कि लोगों के बीच में भेदभाव हो, लोग एक दूसरे से अलग हों, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो धर्म के बेसिस पे। कम्युनल आदमी रिलीजन को यूज करेगा एक दूसरे के अगेंस्ट लोगों को लड़ाने के लिए, पिटेड अगेंस्ट ईच अदर्स। कम्युनल आदमी कौन होगा, जो ये बिलीव करेगा कि उसके धर्म में जो भी कहा गया वो सत्य है और बाकी धर्मों में जो भी कहा गया वो बेकार है। कम्युनलिज्म अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में कब चला जाता है, जब सरकार, जब स्टेट पावर यूज की जाए किसी एक धर्म का डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। और ये जो पूरा आइडिया है कम्युनलिज्म का, ये फ्लॉड है, ये गलत है। ये जो हम कह रहे हैं कि हर एक धर्म के लोगों के सारे इंटरेस्ट सेम होंगे, डिफरेंस होगा तो इररिलेवेंट है। ये जो हम कह रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोग एक सोशल कम्युनिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ये जो हम कह रहे हैं कि धर्म ही बेस होना चाहिए नेशन का, ये पूरा सिस्टम फ्लॉड है। फ्लॉड क्यों है कि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। हर एक कॉन्टेक्स्ट में जरूरी थोड़ी है कि एक धर्म के लोगों का विचार जो है वो सेम हो। अब फॉर एग्जांपल हम हिंदुइज्म में बात करें, क्योंकि अपन इंडिया में रह रहे हैं तो अपने को इसकी जानकारी है। हमारे यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं हिंदुइज्म में ही, कितनी अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, कितने अलग अलग भगवान पूजे जाते हैं। नॉर्थ से अगर साउथ में चले जाओ तो एक डिफरेंट तरीके का कल्चर दिखेगा हिंदुइज्म में ही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक धर्म के लोगों का एस्पिरेशन, एक धर्म के लोगों की सोच, उनका इंटरेस्ट हर एक कॉन्टेक्स्ट में सेम हो। दूसरा, एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, पोजीशंस एंड आइडेंटिटीज। वही सेम फर्स्ट पॉइंट का एक्सटेंशन कि हर एक आदमी का अपना अलग रोल है, अपना एक अलग पोजीशन है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन सब हैं क्या है, हिंदू हैं। There are many voices inside every community and all these voices have the right to be heard. किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी में भी बहुत सारे विचारों के लोग रहते हैं और जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे विचार सेम ही हों, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। तो जरूरी है कि हर विचार को किसी भी कंट्री की सक्सेस के लिए सुना जाना। आगे देखो, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। देखो, मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन क्या है कम्युनलिज्म का, रिलीजियस प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन। कि जो कम्युनल माइंड होगा वो रिलीजियस प्रेजुडिस पे, स्टीरियोटाइप्स पे, जो उसकी रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनमें बिलीव करेगा। वो ये मानेगा कि सिर्फ उसका धर्म सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर है। जो एक कम्युनल माइंड होगा वो हमेशा ढूंढेगा क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस रिलीजियस कम्युनिटी। क्वेस्ट का मतलब तलाश, कि वो हर संभव कोशिश करेगा कि उसकी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंस में रहे, बाकी सबको हटा दिया जाए। कम्युनल माइंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करता है ऑन रिलीजियस लाइंस। देखे होंगे तुमने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अपनी स्पीच में सेक्रेट सिंबल्स को यूज़ करेंगे, रिलीजियस लीडर्स का नाम लेंगे, इमोशनली अपील करेंगे कि भाई हमें वोट दो, नहीं तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिलीजियस लाइंस पे किया जाता है। और लास्ट,
कम्युनलिज्म जब एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाए तो कम्युनल वायलेंस हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, मैसेकर्स हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से इस कदर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि राइट्स हो जाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो खूब कम्युनल राइट्स हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। आगे, व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर? इंडिया सेक्युलर क्यों है? हम इंडिया को कम्युनल नहीं कहते, इंडिया कम्युनल नहीं है, इंडिया सेक्युलर क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे यहाँ पे सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोग बराबर हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, श्रीलंका में बुद्धिज़्म ऑफिशियल रिलीजन है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये कोई ऐसे नेशंस थोड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, सब बर्बाद ही हैं। कम्युनल लाइंस पर जो भी नेशन चला है वो बर्बाद ही होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है, इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। हर इंडिविजुअल को, हर कम्युनिटी को ये राइट है, ये फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रोपगेट कर सकता है, किसी भी रिलीजन के बारे में बातचीत कर सकता है, किसी भी रिलीजन का ज्ञान ले सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर कोई नहीं भी करना चाहे, कोई बोले कि मैं तो नास्तिक हूं, तो किसी भी रिलीजन को फॉलो मत करो। आर्टिकल 25। तो दो चीजें, पहला तो हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और दूसरा वी हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। तीसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे किसी भी इंसान के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। और सबसे बढ़िया चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को इतनी छूट दी है कि अगर रिलीजियस इक्वलिटी स्टैब्लिश करने की बात है, अगर बराबरी स्टैब्लिश करने की बात है, तो आप रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हो। जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, मतलब कि कुछ लोग अछूत हैं, वो जो प्रॉब्लम थी उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरफेयर किया, आर्टिकल 17 लाए और अनटचेबिलिटी को बैन किया। अब जैसे फैमिली लॉज की बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत कर रहे हैं, ला सकते हैं। तो उतना स्पेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सरकार को दिया है कि अगर कहीं भेदभाव हो रहा है रिलीजन के बेसिस पे, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है इक्वालिटी लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, ये इट इज वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री की फाउंडेशन है, नींव है। कम्युनलिज्म थ्रेटन्स द आइडिया ऑफ इंडिया। अगर हम कम्युनल हो जाएंगे तो आइडिया ऑफ इंडिया ही खत्म हो जाएगा, इंडिया ही खत्म हो जाएगा। तो सेक्युलर होना हमारे लिए बेहद अच्छी बात है। आगे देखो, कास्ट इनइक्वालिटीज। कास्ट का सिनेरियो क्या है? रिलीजन की बातचीत बहुत सारे नेशंस में होती है। जेंडर डिवीजन यूनिवर्सल है, हर जगह पे देखने को मिलता है। कास्ट का ये जो डिवीजन है, इट इज स्पेशल टू इंडिया। और कास्ट में क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि कास्ट में जो लोग बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है। मतलब अगर आपके दादाजी को ये काम कर रहे थे तो आपके फादर को भी वही काम करना है, आपको भी वही काम करना है। हेरिडेटरी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होगा। और जो लोग कास्ट में बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि इट इज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, कि ऊपर वाले ने बोला है भाई साहब, कास्ट ऐसे ही बनाई है। और कास्ट सिस्टम के बेसिस पे लोगों को एक्सक्लूड किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। एक ग्रुप जैसे हम पहले बोलते थे आउटकास्ट ग्रुप्स, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट होती थी, उनके साथ में भेदभाव, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि पहला तो ये कि ये गलत है, बकवास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन शॉर्ट बकवास। पहली चीज तो ये। दूसरा, आजकल ये जो ओल्ड नोशन है कास्ट हायरार्की का, कि कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये जो है अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? देखो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल लीडर्स का, सोशल रिफॉर्मर्स का, जैसे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर।
इन लोगों ने बहुत अवेकनिंग का, जागरूकता का काम किया है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे लोगों के पास में पैसा आ रहा है, लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो रहे हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे लोग लिटरेट हो रहे हैं, एडुकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब इंसान बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को कास्ट से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। पहले जो साहूकार लोग हुआ करते थे, जो जमींदार लोग हुआ करते थे अपर कास्ट के, वो लोअर कास्ट के लोगों को लिटरली जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। अब उनकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर हुई है, और उनकी पोजीशन कमज़ोर होगी तो कास्ट पे जो पकड़ है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और चौथा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। भाई हो सकता है पहले कास्ट के चलते हुए किसी की जनरेशन को ये बोल दिया कि तुम्हारा काम साफ सफाई का है, लेकिन अब नई जनरेशन आई, वो पढ़ी लिखी और नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, तो अब जो नोशन है कास्ट का वो चेंज होगा। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस कास्ट के सिस्टम को थोड़ा वीकन करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि कास्ट का सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी गांव खेड़ों में अनटचेबिलिटी चलती है। आज भी जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उसके लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलती है, तो उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। अगला टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है। एक तो कास्टिज्म का जो रूट है, जो बेस है, जैसे रिलीजन ये कहता है कि किसी भी सोशल कम्युनिटी का बेस रिलीजन है, वैसे कास्टिस्ट लोग ये कहते हैं कि कास्ट जो है वो बेस है किसी भी सोशल कम्युनिटी का। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल रहा है। देखो, एक तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट चूज करती है, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शंस, चुनाव लड़ने के लिए जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट चूज करती है तो वो ये ध्यान रखती है, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। फॉर एग्जाम्पल, यहां चुनाव होना है इस क्षेत्र में, और मान लो इस क्षेत्र में जाट लोग ज्यादा हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारने से पहले या कैंडिडेट नॉमिनेट करने से पहले ये ध्यान रखेगी कि यार इस क्षेत्र में जाट ज़्यादा है, या कोई ऐसा समाज है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग ज़्यादा हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी ये ध्यान रखेगी कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, उसको ध्यान में लिया जाए। तो पहली चीज़, व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जब चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो अपील करते हैं टू द कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट गैदर करने के लिए। कहते हैं, देखा ही होगा तुमने आमतौर पे कि भाई यहाँ इस समुदाय को ये दिक्कत है, इसके लिए हम ये अच्छा काम करेंगे, ओबीसी के लिए ये करेंगे, एससी के लिए ये करेंगे, जाट के लिए ये करेंगे, राजपूत के लिए ये करेंगे। तो जब पॉलिटिकल पार्टी, जब कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ते हैं, तो जब वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो वो प्रोमिसेस करते हैं, वो अपील करते हैं कास्ट सेंटिमेंट को। पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल देख रहे हो कि पहला तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारने से पहले ये देख रही है कि भाई साहब कास्ट का कंपोजिशन क्या है। दूसरा, जब चुनाव के लिए प्रचार में भी जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा ध्यान रखो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे लिए बढ़िया काम करेंगे। तीसरा, क्योंकि हमारे कंट्री में एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज नाम की चीज़ है, क्योंकि हमारे कंट्री में प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट है, इसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स अब मजबूर हो गए कि वो लो कास्ट, इंफीरियर कास्ट जो सो कॉल्ड हुआ करती थी, उनकी बात भी सुने। भाई सबके वोट की वैल्यू 1 है, तो बात सुननी पड़ेगी ऊपर से लेके नीचे तक सबकी। आगे देखो, ये जैसे हमने बात करी कि फोकस पॉलिटिक्स में कास्ट का जो रोल है उस पर, ये कभी कभी ऐसा इंप्रेशन दे सकता है कि यार इलेक्शंस तो पूरा मतलब कास्ट के बेसिस पे ही होते हैं, बट ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू क्यों नहीं है? कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे कंट्री में ऐसी नहीं है जहां पे किसी एक सिंगल कास्ट की मेजॉरिटी हो। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री इज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है जिसपे किसी एक कास्ट का डोमिनेंस हो।
मिक्स है, कहीं कोई कास्ट ज़्यादा है, कहीं कोई थोड़ा बहुत नंबर ज़्यादा है, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ और ज़्यादा है। तो देर इज नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री विच हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन कास्ट। दूसरा, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू बीजेपी को ही वोट दे देंगे, या सारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दे देंगे। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। तीसरी चीज, some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste। चार पार्टी लड़ रही हैं, चारों पार्टियों को पता है कि यहाँ पे भाई साहब SC/ST लोगों का थोड़ा जोर ज़्यादा है, तो चारों पार्टी SC/ST कैंडिडेट खड़ा कर देंगी। अब चूज करो किसको चूज करोगे, या ऐसा भी हो सकता है एक भी खड़ा ना करे। तो ये कास्ट के नोशन को थोड़ा डिमिनिश करता है कि कास्ट का इतना बड़ा रोल नहीं है इलेक्शंस में। पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है, इलेक्शंस में नहीं है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP एंड MLA फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। फ्रिक्वेंटली MP MLA इलेक्शंस हारते हैं। अगर कास्ट का इतना बड़ा रोल होता तो जिस कास्ट का आदमी एक बार चुन के आ गया वो हमेशा के लिए रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कास्ट के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्शंस में मैटर करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। हो सकता है किसी आदमी का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो, किसी को कांग्रेस बहुत अच्छी लगती हो, किसी को बीजेपी बहुत अच्छी लगती हो, फिर कास्ट मैटर ही ना करे। दूसरा, डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन। हो सकता है कोई एक पॉलिटिकल लीडर तुम्हारी कास्ट में से हो, लेकिन वो तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। दूसरा वाला किसी दूसरी कास्ट से हो, लेकिन तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए काम कर रहा है, तो तुम उसको वोट दोगे ना। तीसरा, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पिछले अपने 5 साल में कैसा काम किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में 2 चीजें अपन ने पढ़ी। पहला तो अपन ने ये देखा कि पॉलिटिक्स में क्या रोल है कास्ट का। पहला तो ये कि भाई साहब जब भी चुनाव होगा तो कैंडिडेट्स को कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए नॉमिनेट किया जाता है। दूसरा ये कि जब वो कैंडिडेट अपील करने के लिए जाएगा तो बोलेगा लोगों से कि भाई साहब मैं तुम्हारा काम करूंगा, अपील करेगा और तुम मुझे वोट दो। तीसरा ये कि हर वोट की वैल्यू है, ऊपर से नीचे तक सबकी बात सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज है और 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अपन ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्शन में सिर्फ कास्ट ही रोल प्ले करती है। कैसे नहीं कह सकते? कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहाँ पे क्लियर मेजोरिटी हो किसी एक सिंगल कास्ट की। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको कि किसी एक कास्ट के या किसी एक समुदाय के सारे वोट मिलते हों। और जरूरी नहीं है कि एक पार्टी ही एक कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करे, हो सकता है एक से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हों। तो अपने आप में चूज करना भी वोटर के लिए डिफिकल्ट है। और लास्ट, हमारे यहाँ पे MP MLA फ्रिक्वेंटली हारते रहते हैं, जो ये दिखाते हैं कि कास्ट उतना बड़ा रोल नहीं प्ले करती। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट, कौन तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कौन तुम्हारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और पिछले 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया है। आगे देखो, पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी अपन पढ़ गए कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है। अब अपन पढ़ रहे हैं कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे इंडल्ज हुई। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट ही कास्ट कर रही है, पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है? देखो, ईच कास्ट ग्रुप, हर एक कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। हर कास्ट ग्रुप बड़ा बनना चाहता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट एंड सब कास्ट। भाई, अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए हर समुदाय चाहता है कि हमारा नंबर बड़ा हो। तो वो क्या करेंगे? जो छोटे मोटे आसपास के लोग हैं उनको अपने में इनकलकेट, अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों कर रहे हैं मिलाने की कोशिश? क्यों? क्योंकि उनको पता है कल को चुनाव होगा। कल को चुनाव होगा तो जिसके पास जितना ज्यादा नंबर होगा वो उतना ज्यादा बेटर पोजीशन में होगा, एडवांटेज में होगा। दूसरा, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोएलिशन विद अदर कास्ट एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। बहुत सारे कास्ट ग्रुप एक दूसरे के साथ में बैठते हैं जब पॉलिटिक्स की बात आती है कि यार बातचीत करो, एक नंबर बढ़ाओ, अपनी कोएलिशन बढ़ाओ ताकि हमारी बात सुनी जाए। और जब बातचीत होगी तो ये जो कास्ट का डिफरेंस है ये थोड़ा कम होगा और ये रोल दिखेगा पॉलिटिक्स में इसका। तीसरा, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अपॉन इन पॉलिटिकल एरिना, जैसे बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट। पॉलिटिक्स क्योंकि इतना हो रही है तो अब कास्ट में भी बहुत सारे ग्रुप्स बनने लग गए। तो सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती,
पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है कास्ट को। कैसे कर रही है? 3 तरीके से पढ़ रहे हैं अपन। पॉलिटिक्स कैसे कर रही है? पॉलिटिक्स दिमाग में है किसी के में, इसलिए वो क्या कोशिश कर रहा है कि मेरे कास्ट ग्रुप में और जो छोटे मोटे सब ग्रुप्स हैं, सब कास्ट हैं, वो भी आ जाएं। दूसरा, वो क्या कर रहा है? और समुदायों के साथ में कोएलिशन बना रहा है और बातचीत कर रहा है, उनसे डायलॉग कर रहा है, उनसे नेगोशिएट कर रहा है। और तीसरा, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स बन के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। जैसे फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैं, कुछ बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैं। पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर रही है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रही है कास्ट को। आगे देखो, लेकिन कुछ सिचुएशंस में कास्ट की अगर बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव मेनी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज द स्पेस। कुछ सिनेरियोज में कास्ट की बातचीत होना पॉलिटिक्स में वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। जैसे दलित की बात आज सुनी जाती है, ओबीसी की बात आज सुनी जाती है। क्यों सुनी जाती है? क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया। लेकिन कहीं कहीं इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है कि अगर कास्ट के बेसिस पे ही वोट पड़ने लग गए तो जो मेन मुद्दे हैं, जैसे पॉवर्टी, जैसे डेवलपमेंट, जैसे करप्शन, उन सब से लोगों का ध्यान हट जाएगा। तो ये है पॉलिटिक्स इन कास्ट। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया यहाँ तक। और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। पिछले काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब रही है, और इसीलिए आज अपन बोर्ड पे भी शूट नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी उतना रिकवर नहीं हुआ है। बट होपफुली समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।